हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जापान की आंख से देश के दुश्मनों को खोजेगा अपना भारत, बड़ी डिफेंस डील की तैयारी बौखलाएगा चाइना। दोस्तों तो वहीं बताएंगे जम्मू के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़, जिसमें एक आतंकी ढेर रक्षाबंधन के दिन अपना सीआरपीएफ अधिकारी शहीद। जी हाँ, बताएंगे कैसे सीमा पर तैनात उस जवान की कलाई रह गई सूनी, आतंकियों से मुठभेड़ में रक्षाबंधन के दिन ही हो गए शहीद। दोस्तों तो वहीं आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तारीख को जा रहे हैं यूक्रेन, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। दोस्तों इससे पहले 2 दिन पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले महीने रशिया भी गए थे। जी हाँ, बताएंगे इससे जुड़ी क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ बताएंगे क्या सेना में अग्निवीर बनने के लिए फिर एक बार होगी नेपाली गोरखाओं की भर्ती। दोस्तों क्या कूटनीतिक स्तर पर बनेगी बात। बताएंगे भारत और नेपाल के बीच गोरखाओं को लेकर क्या होने वाली है बात। तो वहीं क्या बांग्लादेश में बैन होगी शेख हसीना की पार्टी, हाई कोर्ट में लगा दी गई याचिका। दोस्तों तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जापान की आंख से देश के दुश्मनों को खोजेगा अपना भारत, बड़ी डिफेंस डील की बड़ी तैयारी बौखलाएगा निश्चित चाइना। जी हाँ, भारत और जापान के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। इसके तहत भारत जापान से नौसेना के लिए एंटेना खरीदने की योजना बना रहा है। ये भारत को उसका पहला बड़ा रक्षा निर्यात होगा। इस सौदे की घोषणा मंगलवार को दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान की जा सकती है। इस एंटेना की मदद से भारतीय नौसेना समुद्र में अपने दुश्मनों का शिकार करेगी। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से परेशान है। चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 के बाद से ये दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। एनईसी और अन्य जापानी कंपनियों द्वारा विकसित एंटेना का इस्तेमाल जापानी नौसेना पहले से ही करती है। उसने अपने एडवांस एस्गॉर्ड जहाजों पर पहले से ही इस एंटेना को लगा रखा है। ये एंटेना मिसाइलों और ड्रोन की हरकतों का तेजी से पता लगाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि एंटेना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल बनेगी और उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान करना भी आसान हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वाकई में अपना भारत अब जापान की आंख से देश के दुश्मनों को खोजेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जम्मू के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़, एक आतंकी ढेर सीआरपीएफ का अधिकारी भी हुआ शहीद। जी हां, जम्मू के उधमपुर जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया। घटना की जानकारी देते हुए जम्मू पुलिस की प्रवक्ता ने कहा कि चिल्ली डूडू में एक क्षेत्र प्रभुत्व गश्त के दौरान आतंकवादी और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टियों के बीच गोलीबारी हुई। आपको बता दें कल रक्षाबंधन था देश भर में, जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामनाएं कर रही हैं। वहीं एक भाई देश की रक्षा के लिए बहन और परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों आतंकियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो शहीद हुए हैं रक्षाबंधन के दिन, उन्होंने वाकई सबकी आंखों को नम करके रख दिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेनी दौरा होगा। दोस्तों इससे पहले 2 दिन पोलैंड में रहेंगे पीएम मोदी जी। पिछले महीने रशिया भी गए थे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की। प्रधानमंत्री यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड की यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने की जानकारी दी। एमईए में सचिव तन्मय लाल ने कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री वहां रशिया यूक्रेन जंग खत्म करने पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री रशिया गए थे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मार्च को पुतिन और जेलेंस्की दोनों से फोन पर बात की थी। उन्होंने रशिया यूक्रेन जंग पर भारत का भी रुख दोहराया था। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 जून को इटली में G7 समिट से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। दोनों नेता गले भी मिले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का समाधान निकालने की बात कही थी। उस समय जेलेंस्की ने पीएम मोदी जी को लोकसभा चुनाव के बाद यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 मीटिंग के दौरान मोदी जी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे में क्या लगता है आपको, क्या यूक्रेन की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खफा हो जाएंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? क्या भारत के साथ रशिया के रिश्तों में घनिष्ठता में कमी आएगी दोस्तों, या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? जो भी इस पर आपकी राय हो कमेंट में जवाब देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको
बता दें, क्या सेना में अग्निवीर बनने के लिए तैयार होंगे नेपाली गोरखा? क्या कूटनीतिक स्तर पर बनेगी बात? दरअसल नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा इन दिनों भारत की यात्रा पर है। वो द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से 18 से 22 अगस्त तक 5 दिवसीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंची। नेपाली विदेश मंत्री की यह यात्रा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की काठमांडू यात्रा के एक सप्ताह बाद हो रही है। वहीं आरजू राणा देउबा की भारत यात्रा ने गोरखा भर्ती के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। भारत ने जब अग्निपथ योजना लागू की थी तो इसको लेकर नेपाल सरकार ने भी विरोध जताया था। तब से भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती रुकी हुई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के निमंत्रण पर राणा भारत आ रही हैं। कार्यभार संभालने के बाद राणा की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। आरजू राणा देउबा की यह यात्रा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद हो रही है, जिसमें विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के भारत दौरे के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें, नेपाली विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का मुद्दा भी उठ सकता है। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता ने रुकी हुई गोरखा भर्ती के समाधान की उम्मीद जगाई है। 2020 के बाद से भारतीय सेना में एक भी नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। कोविड-19 के कारण भर्ती रैलियां पर रोक लगा दी गई थी। वहीं कोविड के बाद भारत सरकार जून 2022 में अग्निपथ योजना लेकर आ गई थी। नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल के लिए गोरखाओं की भर्ती को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भर्ती को लेकर गतिरोध चल रहा है। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि भर्ती के दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे ताकि नेपाली गोरखा भी भारतीय सेनाओं में भर्ती हो सके। लेकिन दोस्त आपको ये भी बता दें कि नेपाली इन गोरखाओं के लिए सबसे परफेक्ट जगह इंडियन आर्मीज में ही है। इसके अलावा किसी अन्य देश के आर्मी में कतई भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले रशिया ने भी गोरखाओं को अपनी सेना में जगह दी थी और वहाँ पर गोरखा के रेजिमेंट के सैनिक परेशान हो गए थे और उनको वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही थी जो भारतीय सेनाओं में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, भारतीय सेनाओं में केंद्र सरकार ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, जबकि अन्य देश की सेनाओं में रिजिडिटी है, एक कठोरपन है जो कि गोरखाओं को कतई भी नहीं पसंद। ऐसे में भारतीय सेना ही एक उनके लिए बहुत बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि नेपाल और भारत इन दोनों देश की ओर से इस मुद्दे पर क्या हल निकाला जाता है, क्या रास्ता निकाला जाता है, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां बांग्लादेश में बैन होगी क्या शेख हसीना की पार्टी, हाईकोर्ट में लगाई गई इसको लेकर याचिका। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिका में इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्रों के मारे जाने में पार्टी की कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी BSL की खबर के मुताबिक याचिका दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन शारदा सोसाइटी के कर्मचारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइया ने अदालत से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार का कार्यभार कम से कम 3 साल तक बढ़ाने का निर्देश देने की भी गुजारिश की है। UNB समाचार एजेंसी के अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिका में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या के लिए अवामी लीग पर बैन लगाने और राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है दोस्तों। यानी कि जिसे अपने हाथों से बनाया था शेख हसीना ने, उसी ट्रिब्यूनल में हसीना पर लगे आरोपों की जांच शुरू 100 को दे चुका है। ये सजाए मौत यानी कि बहुत ही गंभीर मामला बनता जा रहा है दोस्तों। AFP ने सोमवार को बताया है कि बांग्लादेश में युद्ध अपराधों की जांच के लिए पूर्व PM शेख हसीना ने एक न्याय प्राधिकरण स्थापित किया था। अब उसी ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ कथित सामूहिक हत्या के आरोपों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खालिदा जिया के करीबी नेता ने बताया दिल्ली से कैसा रिश्ता चाहते हैं, कैसा संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का बांग्लादेश में सिर्फ एक ही परिवार से ही रिश्ता। दरअसल खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत की ओर से शेख हसीना को खास तरजीह मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए, न कि एक परिवार तक रिश्ते को सीमित करना चाहिए। खालिदा जिया के करीबी नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में केवल एक परिवार यानी हसीना परिवार के साथ ही रिश्ता बनाया है, बाकी देश के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। इससे बांग्लादेशी लोगों के मन में भी सवाल पैदा होते हैं। यानी दोस्तों खालिदा जिया पार्टी के नेता ने अपने मन की बात कही है। तो दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन नेतन्याहू से मिले। जी हां, 3 घंटे चली ये मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा ये युद्ध विराम का आखिरी मौका होगा। जी हां, इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। दोनों के बीच यरूशलेम में लंबी बातचीत हुई। इजरायली PM के ऑफिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि 3 घंटे के इस बैठक की वैल्यूज पॉजिटिव रही। प्रधानमंत्री ने हमारे बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर जोर दिया है। मीटिंग में इजराइल की सुरक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा जंग रोकने और बंधकों को वापस घर लाने का ये आखिरी
मौका है। ब्लिंकन रविवार को इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग से भी मुलाकात की। दोस्तों न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से ब्लिंकन अब तक 9 बार मिडल ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें गाजा जंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भेजा है। ब्लिंकन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि काम को पूरा कर लिया जाए। हर कोई हाँ कहे और ना कहने के लिए कोई बहाना ना ढूंढे। अब कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे बातचीत की प्रक्रिया पटरी से उतर जाए। कोई तनाव ना हो, कोई उकसावे की कार्रवाई ना करे, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों वही बता दें, श्रीलंका के साथ मैदान में उतरी भारतीय सेना, किया खास अभ्यास। दोस्तों भारत और श्रीलंका की सेनाओं की टुकड़ियों ने इस अंतिम चरण में ऊंचाइयों पर कब्जा किया और स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। हमला करने के लिए रास्ता भी साफ किया गया। भारत ने फिनलैंड में बनी 8.68 मिलीमीटर साको स्नाइपर राइफल और रूस में बनी 7.62 मिलीमीटर डेग्रोव स्नाइपर राइफल तैनात किए। वहीं श्रीलंका ने ब्रिटेन में बनी 7.62 मिलीमीटर एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वारफेयर राइफल तैनात की है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच द्विपक्षीय मित्र शक्ति सेना अभ्यास 12 अगस्त 2024 से शुरू हुआ। यह अभ्यास श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरू ओया में हो रहा है और 12 से 25 अगस्त तक चलेगा। हर साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होता है। तो दोस्तों वही बता दें, असेंबली चुनाव से पहले अलग क्यों हो गए गुपकार के साथ ही बहुत दूर तक गड़ा रखी हैं निगाहें। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट शुरू हो गई है। कहीं दल बदले जा रहे हैं तो कहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का ऐलान होता दिखाई दे रहा है। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने गठबंधन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुफ्त बिजली पानी शिक्षा का वादा कर डाला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई है। घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर कई राजनीतिक नेताओं ने दल बदल लिया है और अलग अलग राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। वरिष्ठ नेता ताज मोहिउद्दीन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और गुलाम नबी आजाद की DPAP छोड़ दी है। तो वहीं दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम उन सभी नए कानूनों को भी निरस्त करेंगे जिनकी वजह से हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। इसमें जेलों में बंद लोगों के बारे में भी बात की गई है। हम सभी राजनीतिक कैदियों को माफी दे देंगे और PSA को निरस्त करेंगे। उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 आदेशों में 370 को अपहोल्ड किया था। ऐसे में क्या हम एक आदेश को नहीं बदलवा सकते? हम ये लड़ाई निश्चित रूप से जारी रखेंगे। हम 370 और 35A को फिर से बहाल करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ख्वाब है और कहना है उमर अब्दुल्ला का। न जाने वो खाली एक ही रट लगाए बैठे हैं कि चुनाव के बाद 370 और 35A को दोबारा बहाल करवाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वही बता दें, यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल उड़ा दिया। दोस्तों सेना की सप्लाई लाइन काट दी। जेलेंस्की ने कहा जहां कब्जा किया वहां बफर जोन बनाएंगे। जी हां, यूक्रेन ने कुजर्ग में हमला करके एक और अहम पुल गिरा दिया है। यूक्रेन के वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेशचुक ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इस पुल का बहुत रणनीतिक महत्व है। इसके टूटने के बाद अब रूस की सप्लाई लाइन पर काफी असर पड़ेगा। रूस में यह दूसरा पुल है जिसे यूक्रेन ने तबाह किया है। 2 दिन पहले यूक्रेनी सेना ने कुजर्ग के ग्लुशकोवो में एक और पुल गिरा दिया था। रॉयटर्स के मुताबिक ये पुल सीम नदी पर बना हुआ था। ये यूक्रेन की सीमा से 15 किलोमीटर दूर है। अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि रविवार को जिस पुल पर हमला हुआ है वो वास्तव में कहां हुआ। हालांकि रूसी टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया है कि जवान नोए गांव में सीम नदी पर बने दूसरे पुल पर हमला हुआ है। तो दोस्तों वहीं बता दें, पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को बनाया जाएगा सरकारी गवाह। जेल में बंद इमरान खान को सताने लगा अब नया डर। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पूर्व ISI प्रमुख फैज हमीद को उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में इमरान खान ने यह दावा किया है। इमरान खान ने कहा कि हमीद की गिरफ्तारी एक फर्जी कदम थी। इस गिरफ्तारी का मकसद उनके मामले को सैन्य अदालत में ट्रांसफर करना था। फैज को गिरफ्तारी के बाद मेरे खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर कहा कि यह सब मामले को सैन्य अदालत में ले जाने की योजना का हिस्सा है। हमीद की संलिप्तता महज उन्हें फंसाने का एक प्रयास था। वे फैज हमीद को मेरे खिलाफ सरकारी गवाह बना देंगे। इसके लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ लगे आरोप अदालत में टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक कदम खोखले हैं। तो वहीं बता दें, दूसरी एक और खबर है इमरान खान को लेकर, जहां पर ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने चले इमरान खान। जेल से ही कर दिया अप्लाई, पूरी होगी क्या उनकी मुराद? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उन पर भ्रष्टाचार से लेकर हिंसा भड़काने तक के आरोप लगे। हालांकि इमरान खान का कहना है कि उन पर लगे आरोप
राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। लंदन में मौजूद पीटीआई के प्रवक्ता सईद जुल्फिकार बुखारी ने बताया है कि इमरान खान ने निर्देश दिए थे कि वो अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं और अब आवेदन की जांच की जाएगी। सईद जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि ये एक औपचारिक पद है, लेकिन ये अत्यंत प्रतिष्ठा और महत्व वाला है और इमरान खान ऑक्सफोर्ड से निकलने वाले बड़े या अधिक लोकप्रिय नामों में से एक है। उन्हें चांसलर के रूप में देखना शानदार होगा। तो वहीं बता दें, वियतनाम के ब्रह्मोस खरीदने पर लग गया ग्रहण। वजह कोई और नहीं दोस्तों, वजह है चाइना। दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, फिलीपींस के बाद वियतनाम के भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब इस संभावना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह चीन बना है। दरअसल चीन और वियतनाम ने दोनों देशों को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन से लेकर मगरमच्छों के निर्यात करके कुल 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते वियतनामी राष्ट्रपति टो लेम के चीन दौरे पर किए गए हैं। हालांकि चीन और वियतनाम हमेशा से अच्छे पड़ोसी नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1979 में लगभग 1 महीने का भी युद्ध हो चुका है। दोस्तों, टो लेम इस महीने की शुरुआत में ही पार्टी प्रमुख नियुक्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना है। इसे दोनों कम्युनिस्ट पड़ोसियों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर विवाद के बावजूद संबंधों को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं बता दें, भारत में घुसपैठ के आरोप में बांग्लादेश के 18 नागरिक हुए गिरफ्तार। मदद करने वाले 5 भारतीय भी पकड़े गए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालातों पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, अब त्रिपुरा में पुलिस ने 3 स्थानों से 18 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। सहायक महानिरीक्षक अनंत दास ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि त्रिपुरा के गुमती जिले के लाम प्रपारा में बांग्लादेशी नागरिकों का एक दल मौजूद है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रविवार को छापेमारी शुरू की और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि शनिवार को बांग्लादेश के 7 नागरिकों और उनकी मदद करने वाले 5 भारतीय नागरिकों को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के सिधई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बता दें, अनंत दास ने बताया कि पुलिस द्वारा सीमा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भारत से लगी सीमा पर घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। तो वहीं बता दें, सऊदी अधिकारी का बड़ा दावा। क्राउन प्रिंस ने यमन युद्ध के आदेश पर किए थे पिता के जाली हस्ताक्षर। जी हां, यमन युद्ध को लेकर पूर्व सऊदी अधिकारी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। अधिकारी ने कहा है कि क्राउन प्रिंस ने यमन युद्ध के लिए किंग के जाली हस्ताक्षर किए। पूर्व सऊदी अधिकारी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही आदेश पर अपने पिता के जाली हस्ताक्षर किए। इस आदेश के बाद ही यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, वहीं बता दें, 6 साल बाद 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अजरबैजान पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18 अगस्त की शाम को अजरबैजान पहुंचे। वो 2 दिन की राजकीय यात्रा पर है। आने के ही कुछ वक्त बाद पुतिन का अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने बाकू में पुतिन का स्वागत किया। पुतिन और अलीयेव के बीच 19 अगस्त को आधिकारिक वार्ता होने की उम्मीद है। एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन अपने अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं पर बातचीत करेंगे। स्थानीय आधिकारिक समाचार एजेंसी एसर टेक ने कहा कि दोनों नेता रविवार शाम को अजरबैजानी राष्ट्रपति आधिकारिक निवास पर भोजन करेंगे। रूसी एजेंसी रिया नोवोस्ती ने कहा कि सोमवार को अलीयेव और पुतिन संयुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रेस को बयान देंगे। तो वहीं यूक्रेन की सहायता करने से पीछे हट गया जर्मनी। अब आगे अतिरिक्त मदद करने से कर दिया है इनकार। रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हां, एएफपी के अनुसार यूक्रेन को अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सहायता करने वाला जर्मनी अब अगले साल से सैन्य और वित्तीय सहायता को आधी करने की योजना बना रहा है। लेकिन नाटो सदस्य होने के नाते जर्मनी सरकार को यूक्रेन की सहायता जारी रखनी होगी। इस समस्या से निपटने के लिए वो रशिया के उस धन की सहायता लेंगे जो कि उन्होंने अपने देश में फ्रीज कर रखा है। तो वहीं आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन और भारत मिलकर लड़ेंगे। लड़ाई दिल्ली में होगी, इसकी तैयारी। जी हां, यूरोपीय संघ और भारत ने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञों को एक साथ लाने का फैसला किया है। दोनों देश चरमपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑनलाइन स्पेस का गलत इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर विशेष नजर रखेंगे। दोनों देश मिलकर राजधानी दिल्ली में 21 से 22 अगस्त को एक इस सम्मेलन को आयोजित करेंगे। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 सम्मेलन में कट्टरपंथ के मौजूदा और बढ़ते खतरों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं लेटरल एंट्री पर एनडीए में ही विरोध। चिराग पासवान ने कहा ये सरासर गलत है, कोई किंतु परंतु नहीं इस मुद्दे में। जी हां, लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्ति मामले को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के भीतर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। राजग गठबंधन का हिस्सा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस तरह नियुक्तियों के किसी भी कदम की आलोचना की। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो केंद्र के समकक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए।
निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और अगर सरकारी पदों पर भी इसको लागू नहीं किया जाता है। ये जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा अवश्य करेंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इस तरह के कदम के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। तो दोस्तों वहीं बता दें, CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी की तबीयत अचानक बिगड़ी, दिल्ली के एम्स अस्पताल में है भर्ती। जी हाँ, पूर्व राज्यसभा सांसद और कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के 72 वर्षीय महासचिव सीताराम येचुरी को निमोनिया के कारण सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शाम करीब 6 बजे भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक येचुरी फिलहाल आपातकालीन विभाग के रेड जोन में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्हें आगे के इलाज, देखभाल और निगरानी के लिए उन्हें आइसोलेशन वार्ड में लेकर जाया जा रहा है। तो वहीं बता दें, हरियाणा के रण में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकता है ये एक्स फैक्टर, जीत हार दोनों ही संभव। जी हाँ, हरियाणा में चुनाव की डुगडुगी बज चुका है और इस बार भी राज्य में 2 ही दल सत्ता के बड़े दावेदार दिख रहे हैं। हालांकि राज्य में कुछ क्षेत्र हैं तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो किसी भी दल के लिए चुनाव के बाद सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में राज्य में विपक्षी वोटों के एकजुट होने से भाजपा की सीटों की संख्या घटकर 5 रह गई और 25 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि अब छोटी पार्टियां अधिक वोट हासिल करेंगी, जैसा कि अक्सर विधानसभा चुनावों में होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेताओं को विश्वास है कि 1 अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों की अनुपस्थिति में भाजपा से दूरी रखने वाले मतदाताओं की लामबंदी और तेज होगी। तो वहीं आपको बता दें, जरांगे के बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, CM शिंदे कह दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला था कि वे मराठा आरक्षण में बाधा बन रहे हैं। अब फडणवीस ने जरांगे के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अगर ये बात सच हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली जाएंगे। पीड़ित अर्जुन पासी के परिवार से भी करेंगे मुलाकात। वे 1 दिवसीय दौरे पर होंगे और इस दौरान वे हाल ही में दलित युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अर्जुन पासी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।